अच्छा, दादी जब छूट के आए और उसके बाद जमानत के बाद जब उनको विधानसभा में उन्होंने एंट्री की, तो सबसे पहले वो भाजपा के लोगों ने उनसे गले मिलकर उनको अभिवादन किया। तो एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ कि क्या कवासी लखमा भाजपा में शामिल होंगे। क्या आपको भी, जैसे भूपेश बघेल बड़े चेहरे थे, मुख्यमंत्री थे, तो उनके बेटे को ऐसा कांग्रेस कहती है कि टारगेट किया गया, तो आपको भी टारगेट करना क्या वही निशानी दिख रही है कि कवासी लखमा को कैसे झुकाएं तो हरीश लखमा को टारगेट करें? ईडी कहती है 3000 करोड़ का शराब घोटाला है और इसमें कवासी लखमा ने भूमिका निभाई है। उनके यहाँ 2 करोड़ रुपए प्रति महीना पहुंचा है। कितना सच है इस दावे का? वो कहते हैं कि इस पैसे का उपयोग कवासी लखमा के घर बनाने में और हरीश कवासी के घर बनाने में उपयोग किया गया। तो क्या कवासी लखमा घर नहीं बना सकता? ये अपने आप को दूध के दूल्हे समझते हैं और वो करे तो चमत्कार, कोई दूसरा करे तो आप समझ सकते हो कि क्या है उनकी नीति। मार्केट में चर्चा जो है गर्म है कि दादी ने ये बयान दिया है कि मैं साइन नहीं किया हूं, अधिकारी जहां कहते थे मैं साइन कर देता था। उसमें कितनी सच्चाई है ये भी क्या अफवाह है, क्या है? जैसे नक्सलिज्म खत्म करने की बात होती है, बात करें चलो हिडमा की बात। हिडमा आत्मसमर्पण करा हुआ मुख्य धारा में, उनको क्यों अभी तक समझ में नहीं आया कि हिडमा को क्या एनकाउंटर किया गया कि उनको धोखे से मारा गया, उसको कैसे समझ में नहीं आया। लेकिन आज आत्मसमर्पण के लिए आया था वो, ऐसा भी कहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज हिडमा बस्तर में हीरो बन के उभरा, भगवान के रूप में पूज रहे हैं जो नौजवान है, कहीं ना कहीं हिडमा को अपना हीरो मान रहे। क्यों? अगर यही विचारधारा हमारे नौजवानों पर जाएगा तो कैसे नक्सलिज्म खत्म होगा? आपका घर 1.5 करोड़, आपके पापा का घर 2.5 करोड़, क्या चल रहा था भाई? बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हो, क्या भाजपा के नेता आपको सिखा कर भेजे हैं क्या? नहीं, मुझे क्यों सिखाएंगे भाई? तो बार बार क्यों पूछ रहे हो? और या फिर भाजपा के नेता क्या भिखारी हैं क्या? उनके पास करोड़ों रुपए, उसकी जांच कौन कराएगा? उनके पास तो 150 करोड़ का प्रदेश कार्यालय है, उसके बारे में आप क्यों नहीं पूछ? क्या भाजपा के लोग 150 करोड़ का कार्यालय बना सकते, हम 1.5 करोड़ का घर नहीं बना सकते? मेरा 43 इयर्स हो रहा है, मैं भी बिजनेस करता हूँ, और ये जो आरोप लगा रहे हैं ना, ये सब झूठा आरोप है, हम साबित करके देंगे आपको। और यही ब्रॉडकास्ट में आपके इसी जगह में आऊँगा और आप जब बुलाइए तब मैं आऊँगा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं रोहित सोनी और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जिसका नाम है द पीएस शो। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक मुद्दे ने बेहद हलचल मचाई जिसका नाम है कथित शराब घोटाला। इस कथित शराब घोटाले में जांच एजेंसी की कार्रवाई हो, राजनीति में सत्ता और विपक्ष के बीच की कितनी भी बड़ी जंग हो, लेकिन एक नाम हमेशा सुर्खियों में रहा जिसका नाम है कवासी लखमा, यानी कि दादी। आज द पीएस शो में एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट आपको देखने मिलेगा जिसमें उनके बेटे कवासी लखमा यानी कि दादी के बेटे हरीश लखमा, कांग्रेस नेता, हमारे साथ है। पॉडकास्ट में वो शुरू से लेकर अंतिम तक बताएंगे कि आखिर शराब घोटाला क्या है, क्या यह शराब घोटाला वाकई में शराब घोटाला था या फिर कथित शराब घोटाले के नाम पर कांग्रेस के अभेद्य किले को बीजेपी ने ढहाने की एक साजिश रची। क्योंकि सुकमा एक ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी के ना तो जिला पंचायत में सत्ता है ना तो विधानसभा में सत्ता है। तो आइए हमारे पॉडकास्ट में मिलवाते हैं आपको हरीश लखमा से, वो पूरी स्टोरी आपको बताएंगे। हरीश लखमा जी, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आपको भी जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर। जय बस्तर, जय बस्तर। क्या बात है। सबसे पहले तो इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से जो बस्तर की आवाज़ है, कहीं ना कहीं सरकारें दबाने की कोशिश करती है, तो उस आवाज़ को आपके चैनल के माध्यम से रखने का मौका आपने दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नहीं, बिल्कुल आपका धन्यवाद, मैं भी आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन आपसे इस पॉडकास्ट में हम ना पूरी स्टोरी को जानने का कोशिश करेंगे जरूर। कि आखिर शराब घोटाला क्या है। क्या यह शराब घोटाला वाकई में शराब घोटाला है? आप देखिए, लगभग ये जांच चलते चलते 3 साल हो रहा है। इन 3 सालों में आपने कभी देखा कि आप सीधा मैं ये कह सकता हूँ, ये सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत यह कार्रवाई की गई है, कोई घोटाला नहीं है। ये सब भाजपा के जो सरकार है वो आदिवासियों की आवाज़ को दबा सके, इस तरह की कार्रवाई उन्होंने किया है। और आपने तो देखा ही है, पापा लगातार विधानसभा में भाजपा के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे, आदिवासियों की बात करते रहे। इसी का नतीजा है कि किसी भी तरह से उनकी मुंह को बंद किया जाए। जैसे केजरीवाल का मामला है, केजरीवाल जी पूरे देश में, दिल्ली में जब मुख्यमंत्री बने तो भाजपा के नाक में दम कर दिए थे। लेकिन क्या हुआ? नतीजा नहीं हुआ कि उनको भी इस तरह के फर्जी केस लगाकर जेल में डाला। अभी देखे ना, कोर्ट ने तो बाइज्जत बरी कर दिया है। तो क्या आपको भी लग रहा है कि कवासी लखमा भी बरी हो जाएंगे आने वाले दिनों में? कानून पर हमको पूरा भरोसा है और पूरी तरह से पूरा छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति के तहत की गई कार्रवाई है, निश्चित बरी होंगे। उसमें क्या, हमें पूरा न्यायालय पर भरोसा है। ईडी कहती है 3000 करोड़ का शराब घोटाला है और इसमें कवासी लखमा ने भूमिका निभाई है। उनके यहाँ 2 करोड़ रुपए प्रति महीना पहुंचा है। कितना सच है इस दावे का? अभी ईडी ने तो कुछ जांच करी, क्या मिला? सिर्फ वो कहते हैं कि इस पैसे का उपयोग कवासी लखमा के घर बनाने में और हरीश कवासी के घर बनाने में इसका उपयोग किया गया। तो क्या कवासी लखमा घर नहीं बना सकता? एक आम व्यक्ति भी 2 करोड़ का घर बनाता है। 2 करोड़ 24 लाख का कवासी लखमा का घर है, आपका 1.2। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ। 2 करोड़ तो आम व्यक्ति भी अपना घर बनाता। ये तो 6 बार के एमएलए हैं, क्या क्या छोटा सा घर नहीं बना सकते? और रही बात मेरे घर की, मेरे घर की बात बता रहे हैं कि 1.5 करोड़ खर्चा हुआ। क्या मेरा खुद का बिजनेस है, मैं खुद कमाता हूँ। क्या इतने साल में मेरा अभी 43 ईयर्स हो रहा है, क्या मैं 1.5 करोड़ का घर नहीं बना सकता? ये सारे चीज सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरह से इनको फंसाया जाए, बस्तर की आवाज ना उठा पाए, यही सब है। अगर ऐसा कुछ रहता तो बहुत सारा चीज मिलता। सिर्फ 2 ही चीज से आप यदि सोचेंगे कि इतना बड़ा इतना घोटाला हुआ, तो ये तो सिर्फ फंसाने वाली बात है और सच्चाई नहीं है। 64 करोड़ रुपए एक आकलन किया गया है और नकली होलोग्राम की शराब, ये दोनों को आप कैसे देखते हैं? उस समय जब दादी थे, जब आबकारी मंत्री, क्या नकली होलोग्राम की शराब बिकी या 64 करोड़ रुपए आया? और मैं ये तो नहीं जानता नकली होलोग्राम होता क्या था, मैं सुकमा में रहता था, लेकिन मुझे तो कहीं पर भी नहीं लगा, कहीं शिकायत भी नहीं हुआ कि होलोग्राम की नकली ये इस तरह का कारोबार हो रहा है। और हमने तो 64 करोड़ देखा ही नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, सिर्फ हमारे पिताजी जो आदिवासियों की बात करते हैं, और ये सरकार तो आदिवासी विरोधी पार्टी है, तो आदिवासी नेताओं को परेशान करो, आदिवासियों की बात ना उठा पाए, ये उनकी नीति है। ये नकली होलोग्राम की बात हो रही है, इसको लेकर आज जैसे दूर, पहले तो रायपुर जैसे सिटी में चीज होना चाहिए था, होता है, लेकिन आज दंतेवाड़ा जैसे जगह में अगर हो रहा है तो ये कितना बड़ा स्कैम हो रहा होगा होलोग्राम को लेके। आज वहाँ का सेल्समैन पर कार्रवाई किए, लेकिन उसका जांच नहीं किए, सिर्फ अपने ऊपर ना आए इसलिए सेल्समैन को टारगेट बनाकर मोहरा बनाया गया। अच्छा, आप दंतेवाड़ा के बचेली की बात कर रहे हैं, जहाँ पे नकली होलोग्राम को लेके कुछ कार्रवाई हुई बोल रहे, हुई कि नहीं हुई नहीं मालूम, लेकिन ऐसे तो पूरे प्रदेश में
हाँ, सारे जगह आबकारी जांच होना घोटाले, चाहिए। वहां भी आबकारी घोटाला कहीं ना कहीं हुआ है और बचाने के लिए सेल्समैन पर ही कार्रवाई हुई है। बस उससे ज्यादा आबकारी अधिकारी तक पर कार्रवाई नहीं हुई ये जो है। अभी आरोप लगा रहे हैं ना, हाँ। 64 65 हाँ। 64 65 तो कुछ नहीं, इनके सरकार में कई 100 करोड़ का घोटाला हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। यदि कोई बोले तो उसको किसी भी हाल में फंसाओ। और ये अपने आप को दूध के दूल्हे समझते हैं, और वो करे तो चमत्कार, कोई दूसरा करे तो आप समझ सकते हो कि क्या है उनकी नीति। ठीक बात है। ईडी के रिकॉर्ड्स के अनुसार आपका घर 1.5 करोड़, कवासी लखमा जी का घर 2.25 करोड़, अन्य संपत्ति 18 करोड़, और तो और इसी पैसे में से 68 लाख रुपए राजीव भवन जो कि सुकमा में है वहां लगाए गए। सबसे पहले आप देखिए, ये राजीव भवन की बात कर रहे हैं, चाहे मेरे घर की बात कर रहे हैं, आज भाजपा का जो प्रदेश कार्यालय है और सुकमा जिले का जो भाजपा कार्यालय है, वो तो यहाँ प्रदेश की बात करें 150 करोड़ की लागत से बना, उसकी जांच कौन करेगा? सिर्फ 64 करोड़ की बात कर रहे हैं ना, क्या 64 लाख की? 64 लाख यदि कांग्रेस पार्टी बनाई होगी तो क्या बना नहीं सकती? 70 साल का पार्टी है ये तो, कितना 14 साल में ही कितने करोड़ों का घपला कर दी, इसका कोई अतः पता नहीं। तो आपका कहना यह है कि उनकी भी जांच होनी चाहिए? उनकी भी जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? हाँ। और वो वही तो, अब भाजपा अपने आप को पाक साफ समझती है तो उनके पास सत्ता है, सत्ता का दुरुपयोग करना उनका काम है। लोग ये भी कह रहे हैं कि दादी ने बयान दिया है, मार्केट में चर्चा जो है गर्म है, कि दादी ने ये बयान दिया है कि मैं साइन नहीं किया हूं, अधिकारी जहां कहते थे मैं साइन कर देता था। उसमें कितनी सच्चाई है? ये भी क्या अफवाह है, क्या है? पूरी तरह से अफवाह है, कहीं पर भी इन्होंने साइन नहीं किया है। और हमें पूरा उम्मीद है कि न्यायपालिका पर जो भी दूध का दूध पानी का पानी न्यायपालिका में होगा, और हमें पूरा विश्वास है न्यायपालिका न्याय करेगा, मतलब और सत्य की जीत होगी। आपको भरोसा है कि कवासी लखमा भी बाइज्जत बरी किए जाएंगे? पूरा भरोसा है और बरी होंगे, क्योंकि इसमें कोई सत्यता है ही नहीं। हाँ। सारे झूठे प्रकरण बना दिए तो इसका मतलब थोड़ी है कि न्यायालय हमको या कानून उनके अनुसार चलेगा, सत्ता के अनुसार तो नहीं चलेगा ना। कानून तो नियम से चलेगा, संविधान से चलेगा। तो कानून पर हमको पूरा भरोसा है, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान पर और कानून पर पूरा भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। हरीश लखमा का भविष्य क्या है? क्या हरीश लखमा भी ईडी की रेडार में है? क्या कुछ है? देखिए, मुझे भी पूछताछ की गई। आपसे पूछताछ हुई? पूछताछ हुई। उनको लगता है कि कवासी लखमा के बाद सुकमा का नेतृत्व कौन कर सकता है। आज बताइए, अगर सुकमा में कवासी लखमा के रहते, सुकमा 6 बार से इन लोग चाहते थे बहुत साम दंड अपनाए, लेकिन जीत नहीं पाए। लेकिन किसी भी तरह से कोंटा विधानसभा हम जीते, उनके परिवार को कैसे परेशान किया जाए, ये सारे हथकंड एक साथ हमको भी बुलाया गया, हम भी गए। अपनी जो बात उन्होंने जो पूछा उसकी बात हम रखे, और ये सब सिर्फ और सिर्फ परेशान करने वाली बात है। बाकी उनको लगा कि लोग थक जाएंगे, डर जाएंगे, लेकिन हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम आदिवासी, और आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ भी लड़ी, और ऐसे भूमकाल विद्रोह चाहे सारे चीज़ों में तो हम लड़ने वाले लोग हैं। इसलिए ऐसे परेशानी से घबराएंगे नहीं, हम लड़े, डट के सामना किया, जो उन्होंने पूछा उसका जवाब दिया। आज उनका एक ही मकसद है, परेशान करो, कोई दूसरा मकसद। जब चैतन्य बघेल जमानत पर छूट कर आए तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने हैरान कर देने वाला बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन पर दबाव डाला था कि किसी भी तरह वे बीजेपी ज्वाइन कर ले। क्या यह दबाव कवासी लखमा या आप पर भी आया था? नहीं, ऐसा तो नहीं आया, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे परिवार को और कोंटा में कांग्रेस को कमज़ोर करने का दबाव तो कहीं ना कहीं से आया होगा, क्योंकि मेरी राजनीति अलग है, पापा भी अलग राजनीति करते हैं। हो सकता है कहीं से दबाव आया भी हो, वो झुके नहीं होंगे, इसलिए इस तरह कार्रवाई हुई होगी। और उनका तो काम ही है
कि पहले डराओ, ना झुके तो जेल में डालो, इस तरह का हथकंडा तो अपनाते हैं। अब इसके बारे में तो पापा बता पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव आया भी होगा। तो आपसे उतनी ज्यादा बातचीत नहीं हुई क्या दादी नहीं से? नहीं, मेरी बात नहीं होती है, बहुत कम होती है हम दोनों के बीच में। अच्छा। और मैं आपको अपना पर्सनल भी बताऊं तो मेरे और मेरे पिताजी की बहुत कम बात होती है, और ईडी के समय ही जब ये सब कार्रवाई हुई तब प्यार थोड़ा सा ज्यादा हम लोगों के बीच में बढ़ा, अन्यथा थोड़ा सा दूरियां ऐसा क्यों? रहती थी। ऐसा क्यों? बताऊं? हाँ बताइए। इसलिए क्योंकि मैंने लव मैरिज किया था। अच्छा। ये पॉडकास्ट में थोड़ा एक कॉमेडी सीन भी थोड़ा सा अच्छा। बस क्योंकि वो अदर कास्ट की थी तो इस वजह से थोड़ा सा हम लोगों के बीच में मनमुटाव रहता था। हाँ। लेकिन अभी इस तरह के कार्रवाई से और कहीं ना कहीं पापा को दबाव बनाया तो उनको ये भी था कि दोनों के बीच में दरार पैदा करें। लेकिन हम लोग हमेशा पहले कड़वाहट रहती थी, लेकिन ऐसे कार्रवाई से कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में और मजबूती के साथ संबंध बना, और हम लोग ऐसे कार्रवाइयों से अभी, क्योंकि दोनों एक हो गए, पहले थोड़ी सी दूरियां थी लेकिन कहीं ना अभी एक हुए हैं, और हमारा जो प्यार है और आपस में बढ़ गया है। आने वाले समय में एकता के साथ और लड़ेंगे, और ऐसे भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है कि कोंटा में किसी भी तरह से भाजपा जीते, तो ये उनका सपना ही रह जाएगा, और हमारे परिवार को वहाँ से हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ की जनता मेरे पापा को, मेरे परिवार को बहुत प्यार करती है। पापा अभी नहीं थे इस पंचायत चुनाव में, फिर भी वहाँ की जनता ने जिला पंचायत, पूरे छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत कहीं नहीं बना, लेकिन सुकमा में जिला पंचायत अध्यक्ष बना। तो इसका एक ही कारण है कि वहाँ की जनता पापा को बहुत चाहती है, हमारे परिवार को चाहती है, कांग्रेस पार्टी को चाहती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना। और उनकी जो एक उम्मीद है कि अगर कवासी लखमा अंदर रहेंगे तो भाजपा जीतेगी, इसको तो जनता ने नकार दिया। चाहे कवासी लखमा कहीं भी रहे, कवासी लखमा के लोग ही जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी, ये तय वहाँ की जनता ने कर दिया। तो भाजपा के सारे मंसूबे फेल हो जाएंगे? फेल हो गए जिला पंचायत में, अभी और चुनाव आएगा उसमें भी फेल हो जाएंगे। वो जीतने वाले नहीं, चाहे जितना भी हथकंडा अपना ले। तो कवासी लखमा उस समय अंदर रहेंगे कि बाहर रहेंगे? अंदर क्यों रहेंगे, अभी तो बाहर है ना, बाहर रहेंगे। और जब कवासी लखमा बाहर रहेंगे तो और उन लोग कहाँ जलवा देखने को मिलेगा दादी का? बिल्कुल मिलेगा, अभी भी जलवा देखे होंगे जब निकले तब। हाँ। लेकिन उसमें भी कई लोग ताने कस रहे थे कि बड़े नेता नहीं थे जब वो निकले बाहर तब। देखिए, जब सारे लोगों का प्यार देखा होगा आपने, जो बड़े नेता कहीं ना कहीं बाहर थे, सारे लोगों ने फोन करके कवासी लखमा जी से बात करी। देखो, मौजूद होना और प्यार देना अलग अलग चीज है ना, एक ही प्यार करते हैं। मतलब मौजूद रह के प्यार ना देना और मौजूद नहीं रह के प्यार देना एक ही है ना। क्योंकि उस समय वो बाहर थे, जैसे भूपेश बघेल जी दिल्ली में थे, टीएस बाबा जी भी कहीं बाहर थे। तो उसको लेकर अगर भाजपा तरह तरह की बात करे तो उनकी मानसिकता है ना कि लोगों को आपस में लड़ाओ, अरे ये नहीं गया वो नहीं गया। लेकिन वहाँ जो जनता थी, जो बस्तर से आए थे, पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लोग आए थे, इससे बड़ा प्यार और क्या हो सकता है? यही तो एकता है। अच्छा, दादी जब छूट के आए और उसके बाद जमानत के बाद जब उनको विधानसभा में उन्होंने एंट्री की, तो सबसे पहले वो भाजपा के लोगों ने उनसे गले मिलकर उनको अभिवादन किया। तो एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ कि क्या कवासी लखमा भाजपा में शामिल होंगे? नहीं, भाजपा में शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं है। और क्योंकि पापा को सारे भाजपा के विधायक भी प्यार करते हैं, जब इसलिए सबसे गले मिले, क्योंकि ये पापा हमेशा मिलनसार रहे हैं सारे लोगों से, क्योंकि 6 बार के विधायक हैं और वहाँ के भाजपा वाले भी सीनियर मंत्री हैं, सबसे मेल मुलाकात है और संबंध के वजह से मिले। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि वो भाजपा में जाएंगे जी, क्योंकि भाजपा आदिवासी विरोधी है और भाजपा और हमारा परिवार का जो विचार है वो मिलते नहीं हैं।
क्या आपको भी जैसे चैतन्य बघेल, भूपेश बघेल बड़े चेहरे थे, मुख्यमंत्री थे, तो उनके बेटे को ऐसा कांग्रेस कहती है कि टारगेट किया गया, तो आपको भी टारगेट करना क्या वही निशानी दिख रही है कि कवासी लखमा को कैसे झुकाएं तो हरीश लखमा को टारगेट करें, या फिर सच में कोई घोटाला था? जब देखिए, जब बड़े को नहीं सके तो छोटे से कुछ करा लो, है ना। तो जब कवासी लखमा जी को किसी भी तरह से परेशान करना है तो उनके परिवार को परेशान करो, बेटे को परेशान करो। इस तरह का पूरा हथकंडा वही है कि किसी भी तरह से आप देखे होंगे, अब मंत्री थे, मंत्री में सिर्फ 3 मंत्री जीते हैं, सारे तो हार गए ना। 3 मंत्री जीते तो उनको भी दर्द हुआ कि कैसे जीत गया। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई है, हम मेरे ऊपर हो चाहे मेरे पापा के ऊपर हो, दबाव बनाने की राजनीति है। मतलब हारे हुए लोगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो जीत गया उसके ऊपर भाजपा का हाँ, point है। वो देखते हैं ना कौन नहीं आ रहा है, किसको कैसे हराया जा सकता है। आज मान लो केजरीवाल जी एक उदाहरण है, उनको हराया नहीं जा सकता था, उनको किसी भी तरह से बदनाम कर दिए दिल्ली के अंदर में। नहीं, ये तो अपने आप को बहुत ईमानदार समझते थे, देखो घोटाला में फंस गए, लोगों के बीच में पहला, और वहाँ से दिल्ली से सत्ता चली गई, है ना। इसी तरह के हथकंडे यहाँ पर भी अपनाए जा रहे हैं। लेकिन जो भी हथकंडा अपनाए, वहाँ क्षेत्र के लोग तो पापा को प्यार करते हैं। आप बार बार कह रहे हैं भाजपा आदिवासी विरोधी है। भाजपा कहती है हम आदिवासियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, नई नई योजनाएं ला रहे हैं। ऐसी एक भी योजना बता दे जो आदिवासियों के हित में हो। जो आदिवासी आज मुख्यमंत्री है प्रदेश के अंदर में, आदिवासियों को खुशी हुई थी कि आदिवासी मुख्यमंत्री पहली बार जोगी जी के बाद यदि बन रहा है, तो सारे समाज में खुशी था। लेकिन आज समाज के लिए उन्होंने क्या दिया? एक विश्व आदिवासी दिवस के दिन संदेश तक नहीं दे सकते। वो आदिवासी हितैषी कैसे हो सकते हैं? वे तो कहते हैं राष्ट्रपति हमने आदिवासी दिया, सीएम हमने आदिवासी दे दिया छत्तीसगढ़ को। ये एक बड़े पोस्ट दो और ऐसा कर दो। आज मुख्यमंत्री बनाए कहाँ? छत्तीसगढ़ में आदिवासी। आज जल जंगल जमीन पर सबसे ज़्यादा खतरा है। आज चाहे हसदेव जंगल की बात करें, बस्तर की जंगल की बात करें, है ना, जहाँ पर आदिवासी रहते हैं वहीं पर जंगल काटा जा रहा है। ऐसा क्यों? आज बड़े बड़े उद्योगपति सुकमा, बीजापुर जैसे जगह में ज़मीनें ले रहे हैं। इसका मतलब ये है ना कि आदिवासियों की ज़मीन को हड़प के उद्योगपति को देने का काम हो रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री जी आदिवासी हैं और आदिवासी बिठाओ और आदिवासियों को काटो। आज आदिवासियों की बात, चलो राष्ट्रपति हमारे आदिवासी, लेकिन आदिवासियों के अधिकार कम होते क्यों जा रहे हैं? आज तो आदिवासी आज भी बस्तर में लड़ ही रहा है, अपना लड़ाई लड़ रहा है। उनको ऐसा क्या दिया गया कि सिर्फ पोस्ट देने से नहीं होता ना। पोस्ट देकर कहीं ना कहीं आदिवासियों का, जैसे आज बाबा साहब के मूर्तियां बड़ी बड़ी लगाई जा रही और बाबा साहब के विचार को ही कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह का कार्य है भाजपा का। अगर दिखावा करो और आरएसएस के नीति पर चलो, ये है भाजपा का नीति। और एक बात, आज बस्तर के ही जंगल नहीं, आपके रायपुर में जहाँ पर पेड़ लगाने की बात करते हैं ना, एक पेड़ माँ के नाम, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। और किसके कारण काटा जा रहा है? रायपुर के नया रायपुर में कोई गांव है दूधावा, तूता, हाँ। वहाँ पर पेड़ काटा जा रहा है। ना कोई उस पर कोई बोल ही नहीं रहा है, ना मीडिया पर भी उसको ध्यान नहीं है। फिल्म सिटी बनने के लिए काटा जा रहा है। फिल्म सिटी बनाने के लिए इतने ज्यादा पेड़ काटने का क्या अर्थ है? आज देखिए कीदम जैसे जगह में वहाँ पर भाजपा के नेता थाने में जाकर मारपीट करते हैं, एफआईआर दर्ज तक नहीं होता, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर भूपेश सरकार में एक भी ऐसा मामला बताइए जहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने किसी के साथ बदतमीजी करी और उसके साथ कार्रवाई ना हुई हो, है ना। ये सिर्फ
अपने नेताओं को बचाओ की नीति में लगे हुए हैं, बाकी कुछ नहीं है। चाहे जंगल कटना है तो कटे, जमीन लूटना है तो लूटे। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों को, कारपोरेट घरों को फायदा पहुंचे, ये उनका लक्ष्य है। तो इसका आप विरोध करेंगे जमीन पर? बिल्कुल, कवासी लखमा जी यही तो विरोध करते हैं, इसलिए तो इसकी सजा भुगत रहे हैं। हमेशा जब भी उन्होंने विधानसभा में बात करी तो हमारे एनएमडीसी की बात करी, रोजगार नहीं मिल रहा है। आज नगर नारी स्टील प्लांट जोगी जी के समय लोगों ने ये सोच कर दिया कि हमको नौकरियां मिलेगी, हमारा भविष्य सुधरेगा, लेकिन आज जाकर देखिए धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका सुनने वाला कोई नहीं। 15 साल भारतीय जनता पार्टी का सरकार था, छत्तीसगढ़ बन के कांग्रेस कितना साल राज किया? आज छत्तीसगढ़ का बन के 25-26 साल हो रहे, सिर्फ 8 साल, बाकी तो भाजपा ने किया। आज वहाँ के नेता कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया, हमको सत्ता में रहने का मौका नहीं मिला ज़्यादा समय तक, वो उतने साल राज किया तो अच्छा करना था। गरीब क्यों हैं लोग, अमीर धरती फिर भी वहाँ के लोग गरीब, स्वास्थ्य सुविधा का बुरा हाल। हमने जब भूपेश बघेल जी को समय मिला, गांव के अंदर में गोटान बनाकर वहाँ के मेहता बहनों को आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बहुत प्रयास किए, ताकि स्वसहायता समूह के माध्यम से उनको रोजगार दिया जा सके। और गोबर जैसे, कोई सोचता था क्या कि गोबर भी बिकेगा? आज गोबर से, मैं आपका एक उदाहरण बताता हूँ, मेरे जिले का एक पाकेला गांव है, वहां पर गोबर बेच के 75,000 का सोना खरीदा, अपनी पत्नी के लिए गिफ्ट किया। ये सरकार होता है। आज देखिए गोटान बंद हो गया, गोबर खरीदी नहीं हुआ, तेंदुपत्ता का सही दाम नहीं मिल रहा है। हम मांग कर रहे हैं कि तेंदुपत्ता का नकदी भुगतान हो, क्योंकि हमारे यहाँ दिक्कत है नकदी भुगतान से, क्योंकि ग्रामीण लोग हैं और बैंक गाँव में नहीं है। बैंक अगर हमको पैसा निकालना जाना होता है तो कम से कम 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। जब गांव से आदमी टैक्सी कराकर या पैसा लगा कर आता है तो कभी लिंक पेल रहता, कभी ये रहता, उस वजह पैसा समय पर नहीं मिलता। जब नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी तो किसी ने मांग नहीं करी थी, उन्होंने तो घोषणा पत्र में भी नहीं लिखा था कि नोटबंदी करना है, हम करेंगे। नोटबंदी से किसका लाभ हुआ? किसी का तो लाभ हुआ नहीं है, सिर्फ नुकसान हुआ। हमारे आदिवासी जब नोट जमा करने आए उस समय नक्सली बताकर कई लोगों को जेल भेज दिया गया। फिर उसके बाद जब जमा जैसे तैसे जमा कर लिए, जब शादी ब्याह छट्टी होता था पैसा नहीं मिल पाता था। ये सारे परेशानियों का सामना हो, इसलिए हम हमेशा मांग किए कि पैसा मजदूरी का नगद दिया जाए, क्योंकि नगद नहीं मिलने के वजह से आज हमारे लोग पलायन कर रहे हैं आंध्रा की ओर। फिर जो तेंदुपत्ता एक हमारे यहाँ का सबसे आय का स्रोत है। एक सप्ते में तोड़ते हैं। और हम फिर अभी आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि तेंदुपत्ता सबसे कम दिन में ज़्यादा आय देने वाला, तो इसको ना बहुत इंतजार करते रहते तेंदुपत्ता का सीजन कब आएगा, क्योंकि वहाँ पर इस समय पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, या भी हम लोग 2018 से लेकर 2023 तक हर साल 54 करोड़ से अधिक वहाँ पर तेंदुपत्ता का भुगतान पूरे जिले में होता था हितग्राहियों को। लेकिन जब 2023 के बाद उनकी सरकार बनी, 2024 में मात्र 29 करोड़ रुपए का भुगतान हो। इससे कितना करोड़ का घाटा हुआ वहाँ के आदिवासियों? 15 करोड़ का नुकसान हुआ। 15 क्या ज़्यादा? ज़्यादा ही हुआ, 25 करोड़ क्या? 25 करोड़ के आसपास। ये हम यही कहते हैं कि वहाँ पर ठेकेदारी प्रथा हो, ठेकेदार जब लेता है तो कम से कम 15 दिन लेता है, और सरकार लेती है तो सरकार 2 दिन में बंद कर देती है, और वहाँ का तेंदुपत्ता पूरा सड़ जाता है। और यही उड़ीसा जो प्रदेश है, वहाँ पर जब टारगेट पूरा होता है तो वहाँ ग्राम पंचायत को खरीदने का अधिकार है, बेचने का अधिकार। ग्रामीण लाते हैं, ग्राम पंचायत को देते हैं, ग्राम पंचायत अपना खरीदता है और फिर वहाँ से व्यापारी लोग खरीद के ले जाते हैं। तो इससे क्या है, सरकार भी खरीद लेती है, फिर उसके बाद जो बचता है उसको पंचायत भी खरीदती।
तो इन लगभग 20 से 25 दिन वहाँ के लोग तेंदुपत्ता बेचते हैं और हमारे यहाँ सिर्फ 2 दिन। तो इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि पंचायत को भी, क्योंकि वहाँ पर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, हाँ, पंचायत को अपने आप स्वतः अधिकार दिया गया है, लेकिन 5वीं अनुसूची का पालन कहाँ हो रहा है? हाँ, ये तो देखा भी जा रहा है कि 5वीं अनुसूची बस्तर क्षेत्र में है। जैसे नक्सलिज्म खत्म करने की बात होती है, तो आखिर अब क्या होगा? क्योंकि 5वीं अनुसूची अगर सही रूप में लागू रहे तो ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के बिना जंगल कैसे काटे जा रहे हैं? वही तो सबसे बड़ा चीज तो यही है। आज 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में और ग्राम सभा सबसे सर्वोपरि है। ग्राम सभा के निर्णय के अनुसार होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सीधा राज्य से नियम तोपते हैं। इसी के वजह से तो हमारे लोग कहीं ना कहीं मुख्य विचारधारा से भटके हैं और आज नक्सलवाद की खात्मा की बात कर रहे हैं, इन लोगों की कमी की बात कर रहे हैं। तो इसका नींव यदि किसी ने रखा है तो भूपेश बघेल ने रखा कि गांव-गांव में कैंप खोला, सड़क बनाया, स्वास्थ्य। आज जगरगुंडा हो चाहे किस्टारम, जो सबसे अति संवेदनशील क्षेत्र था, वहाँ पर स्वास्थ्य हॉस्पिटल 30 बेड का, जगरगुंडा में अस्पताल, किस्टारम में, जब तक हम स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं देंगे या फिर आवागमन का साधन नहीं देंगे तो नक्सलवाद की खात्मा कैसे सोच सकते हैं। लेकिन अभी इन लोग कह रहे हैं कि हम नक्सलवाद खत्म कर देंगे 31 मार्च तक, लेकिन उसकी नींव यदि किसी ने रखा है तो भूपेश बघेल ने रखा। आज देखिए, ये कहते हैं कि हमने करा। मैं उनसे आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सरकार बनने के बाद कितने ऐसे अधिकारियों को वहां से हटाया गया और कितने अधिकारियों को पोस्टिंग की गई? मेरे नॉलेज के अनुसार वही अधिकारी आज भी है, वही एसपी है जो सुकमा का, जो वही आईजी है जो बस्तर का, जिन्होंने भूपेश बघेल के सरकार में नक्सल को कम करने का प्रयास किया। और आज भी तो वही है। आपने तो अलग से कुछ नहीं किया ना। इसका मतलब है कहीं ना कहीं नींव तो हम ही ने रखा, सड़कें बनाया, स्वास्थ्य सुविधा दी, लोगों का दिल जीता, बहुत सारे लोग आत्मसमर्पण किए कांग्रेस के सरकार में। लेकिन फिर भी बीजेपी तो कह रही है कि हम नक्सलवाद को खत्म कर रहे हैं, आदिवासी वहां पर खुश हैं। देखिए, वहाँ के आदिवासी भी चाहते हैं कि नक्सलवाद खात्मा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको डर भी है। आज नक्सलवाद के खात्मा की बात भाजपा कर रही है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा उद्योगपतियों की नज़र है, जंगल कट रहे हैं, वहाँ के लोगों के पास पट्टे नहीं है। हम लोगों ने तो हमारी सरकार में पट्टे का वितरण किया, वन अधिकार पट्टा लोगों को दिया और ये अभी 2 साल होने जा रहा है, वन अधिकार का पट्टा तक नहीं बनवा पा रहे हैं वहाँ के लोगों को। इसलिए भय है कि अगर कहीं नक्सलवाद पूरी तरह से ख़त्म की बात हो रही है, अगर हो गई तो वहाँ के आदिवासियों का क्या हाल होगा, कौन उन्हें बचाएगा? कहीं ना कहीं नक्सलवाद था तो उद्योगपति वहां जाते नहीं थे नक्सल के डर से। आज यदि नक्सल नहीं रहेगा तो पूरे उद्योगपति यदि जमीन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो सरकार दबाव बनाकर जमीनों को खाली कराएगी। ये डर उनको सताया जा रहा है और वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। आज यदि आत्मसमर्पण पूरे नक्सली करें तो ये खात्मा हो सकता है, लेकिन आज उनको मारा जा रहा है। बात करें चलो हिडमा की बात, हिडमा आत्मसमर्पण करा, वह मुख्य धारा में उनको क्यों अभी तक समझ में नहीं आया कि हिडमा को क्या एनकाउंटर किया गया कि उनको धोखे से मारा गया, उसको कैसे समझ में नहीं आया। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि धोखे से मारा गया, कि आत्मसमर्पण करना था या जो भी है, लेकिन आज आत्मसमर्पण के लिए आया था वो, ऐसा भी कहते हैं। उतना तो मैं नजदीकी से जानता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आज हिडमा बस्तर में हीरो बन के उभरा है। भगवान के रूप में पूज रहे हैं जो नौजवान है, उसके नौजवान जो है ना बस्तर के जो आदिवासी, कहीं ना कहीं हिडमा को अपना हीरो मान रहे। क्यों? अगर यही विचारधारा हमारे नौजवानों पर जाएगा तो कैसे नक्सलिज्म खत्म होगा? ये तो फिर हो सकता है हिडमा के विचारधारा से जुड़कर उनको भी लगेगा कि हमारी जल जंगल जमीन लूटने आ रहे हैं तो इन लोग भी हथियार उठाएंगे।
तो उनको तो सबसे पहले जंगल कैसे सुरक्षित हो, लोगों को हम कैसे सुरक्षित रख पाए, उन नक्सलवाद के जो विचार है उसको कैसे दूर करें, ये पर विषय होना चाहिए। हिड़मा को मार दिए, और हिड़मा को मारे मतलब आदिवासियों को मारे ना। हिड़मा भी तो आदिवासी था, और कितने नक्सली मारे गए वो भी तो आदिवासी था। आदिवासी के मन में आता ही है कि हमारे लोगों को मार दिया जा रहा है। तो हिड़मा नक्सली नहीं था? हिड़मा नक्सली था, लेकिन सबसे पहले तो आदिवासी था ना। चलो, उनकी विचारधारा या भटका हुआ था, लेकिन उसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कुछ ऐसी योजनाएं करनी थी। कहीं ना कहीं फेल हुए, तब तो मारा गया। एक आदिवासी भटका हुआ, उसको आप ला नहीं पा रहे हो, उसको मार दे रहे हो, तो आगे आने वाली पीढ़ी में क्या मैसेज जाएगा? अगर हिड़मा आत्मसमर्पण करता या उनका विचार बदल जाता, तब तो लोगों में लगता हाँ सही में सरकार अच्छा काम कर रहा है, तभी माओवाद का जो विचार है वो बदल रहा है। आज भारत सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं यहाँ के मंत्रियों को टेका दिया गया है कि तुम किसी भी तरह से वहाँ के जंगल को खाली करो और वहाँ से नक्सलिज्म खत्म करो और हमको माइनिंग खोदने का अवसर दो। सिर्फ और सिर्फ माइनिंग खोदना उनका लक्ष्य है। आज मुझे पता चला, जैसे जगरगुंडा जैसे जगह में जहाँ पर लोहा है, टीना है, बॉक्साइड है, यहाँ तक कि सोना भी है, उन जगहों को कैसे काली कराकर जमीनों से सोना, टीना, जो खनिज संपदा है उसको कैसा लूटा जाए, ये उनकी। इसलिए यहाँ के मंत्रियों को टेका दे दिया गया। विजय शर्मा जी जाते हैं सिर्फ और सिर्फ अंदर गांव। आप जाओ ना, पूरे प्रदेश के मंत्री हो, सिर्फ सुकमा जिले के मंत्री और बीजापुर जिले के मंत्री नहीं हो ना। और प्रभारी मंत्री तो केदार कश्यप जी है वहाँ के, केदार कश्यप जी को जाना चाहिए, लेकिन विजय शर्मा जी जाते हैं। क्यों? नक्सलवाद पे सिर्फ जाते हैं। नक्सलवाद का आत्मा उनका उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य जो अंदर खनिज संपदा है उसको कैसा लिया जाए, उनके बड़े बड़े लोगों को कैसा दिया जाए, ये उनका मकसद है। मतलब आप कह रहे हैं कि ठेका पद्धति पे हो रहा है सारा? निश्चित रूप से, तभी तो इनको टेका दिया गया ना विजय शर्मा जी को। जाओ किसी भी हाल में वहाँ पर जमीनें काले, लोगों को काली कराओ, विस्थापन करो, ताकि वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं उठा सके, लोग विरोध ना कर सके, और वहाँ की ज़मीनें, वहाँ की लोहा खनिज संपदा हम बड़े बड़े दोस्तों को दे दें, यही उनका मकसद है। जैसे जगरगुंडा साइड से रेल लाइन की बात चल रही है, बैलाडीला से उसको जोड़ रहे हैं, कहाँ? कोत्तागुड़ा। वो रावघाट वाली जो है? नहीं, रावघाट नहीं, आपका बैलाडीला है। हाँ, बैलाडीला से पीछे से कोत्तागुड़ा जोड़ने, जगरगुंडा होके। वहाँ पर क्या है? वहाँ पर ना पब्लिक है, ना रेल से कोई मतलब नहीं है गांव वालों को। जबकि रेल जब सुविधा बढ़ेगी तो वहाँ गांव वाले शांति का जीवन जीना चाहते हैं। आज विशाखापट्टनम से बैलाडीला तक रेल लाइन है, क्या उद्धार हुआ? वहाँ कोई एक्सप्रेस नहीं चल रहा है, ना वहाँ के लोगों को कोई लाभ मिल रहा है। और ऐसे रेल लाइन से जब लाभ ही नहीं हो रहा है तो क्या मतलब? सिर्फ रेल लाइन बिछाकर लोहा ले जाने का काम करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। एनएमडीसी हो, नगर नार हो, और भी कोई एंटरप्राइज हो, बस्तर के रोजगार के लिए बस्तर के नवयुवकों में काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें देखी जाती है कि उनको भी रोजगार मिले। लेकिन जितनी भी कंपनियां आ रही है, आने वाले दिनों में आपको लगता है कि जब नए उद्योगपति यहाँ पे आएंगे तो इनको लेंगे अपने रोजगार की श्रेणी में? ये क्या आएंगे कि नहीं आएंगे बस्तर के जो नवयुवक? आज देखिए, नगर नार जब स्टील प्लांट लगा, लोगों की उम्मीद थी ना बस्तर के लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन आज प्लांट भी लग गया और लगकर कई साल हो गए, वहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। और मैं आपके ही एक चैनल में शायद देखा था कि एक हमारे बस्तर का नौजवान इंग्लिश में कह रहा था, है ना, कि हम सिर्फ पुलिस के लिए। आज हमारी जब सरकार थी, पुलिस की भी भर्ती हुई और वहाँ के लोगों को जो रोजगार देने के लिए प्यून की भर्ती और नर्सों की भर्ती, तृतीय श्रेणी का, वहाँ के लोकलों को भर्ती किया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट में रोक लगने की वजह से वो भर्ती रुक गई थी। और रुक गई तो भूपेश बघेल जी ने सोचा कि इनको मुख्य धारा से फिर कैसे जोड़ा जाए, उनको रोजगार के अवसर कैसे प्रदान किया जाए। तो इसलिए गोटानों में
आपका बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया और राजीव युवा मितान के माध्यम से नौजवानों को अपने पैरों में खड़ा होने का एक अवसर देने का काम किया। आज कहाँ है? बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, ना किसी प्रकार के नौजवानों को प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रहा है। तो ये बेरोजगारी तो बढ़ेगी और हमें उम्मीद भी नहीं है कि जो बड़े कंपनी भी लगे वहाँ के लोग बहुत कितने मान लीजिए सिर्फ 10% लोग पढ़े लिखे होंगे, 90 चलो 50% पढ़े लिखे होंगे। 50% तो पढ़े लिखे नहीं है, 50% लोगों के साथ क्या होगा? और ये 50% जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको भी नौकरी नहीं मिल रहा। आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं बैलाडीला में कि हम हमारी जो ज़मीनें हैं लोहा के कनन से जो पानी आ रहा है लाल पानी, उससे वहाँ का जो उपजाऊ ज़मीन है उपजाऊ नहीं हो पा रहा है, पूरा सूख जा रहा है, दान मर जा रही है, उनका कोई मुआवजा ना, वहाँ के लोगों को किसी प्रकार का सहायता राशि नहीं मिल रहा है, ना उनको नौकरी नहीं मिल रही। इसको लेकर तो लड़ाई लड़ रहे हैं कई सालों से। जब उनको अब आगे इसकी उम्मीद क्या कर सकते हैं? इतने दिनों से नौकरी नहीं दी, इसलिए वहाँ का नौजवान भी डरा हुआ है। यदि हमारा खेती सुरक्षित रहेगा तो कम से कम वहाँ का नौजवान खेती करके तो अपना जीवन पालन कर सकता है, अपने परिवार को पाल सकता है। जब फैक्ट्री लगेगी, खेती नहीं लगेगा, वहाँ तो काम करने के लायक हम रहेंगे ही नहीं, तो उनके घर का जो जीविका है वो कैसे चल सकती है? वो नरक का जीवन जीने को मजबूर कर देंगे। तो क्या आदिवासी इसके लिए लामबंद होकर के इसका डटकर विरोध करेंगे और कौन साथ देगा उनका? बिल्कुल करेंगे, सारे वहाँ के आदिवासी कर रहे हैं, लेकिन वही है, सब में थोड़ा सा भय है कि जब कवासी लखमा इतना बड़ा नेता जो आदिवासी की बात करता था उनको जेल ले गए तो हम और तुम क्या, हमको तो ऐसे ही फंसा कर लेके जाएंगे। ये भी भय है लोगों के। हाँ, आदिवासी क्योंकि बोले भाले होते हैं, हम भी थोड़ा घबराते हैं, शर्माते हैं। ये सारा आदिवासी में रहता है और आदिवासी अपना जब सर से ऊपर उठता है तो लड़ने पीछे नहीं हटता, लेकिन बेवजह टेंशन ना पालना, शांत रहें, ऐसा माहौल वो ढूंढता है और इसका फायदा यहाँ की सरकार उठा रही है। और जिस दिन सर के ऊपर जाएगा तो निश्चित रूप से वहाँ के आदिवासी लड़ेंगे हक और अधिकार के लिए। तो एनएमडीसी के लिए क्या आपकी कांग्रेस सरकार अगर आती है कोई ऐसी योजना लाएगी जिसमें एनएमडीसी को मजबूर होना पड़े आदिवासी युवाओं को रोजगार देने के लिए? जब हमारी यही भूपेश बघेल जी की सरकार थी तो वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट करी कि रोजगार को लेके, तो और वहाँ पर लगभग एनएमडीसी को दबाव बनाया गया। वहाँ के विधायक देवती कर्मा जी और इस यहाँ के जो बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष थे लकेश्वर बघेल जी, सारे हमारे पापा ने विधायक मंत्री तथा दबाव बनाया कि यहाँ के युवाओं को रोजगार दिया जाना चाहिए। उस समय वहाँ लगभग 3 से 4 हज़ार युवाओं को रोजगार दिया गया था उस समय। फिर अभी देखो ये 3 हज़ार मिले, जब अभी इतने युवा तादाद बढ़ रही, जनसंख्या बढ़ रही, तो उतने तो होगा नहीं। वहाँ अभी भी वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अभी एक भी युवाओं के लिए भाजपा सरकार के द्वारा दबाव नहीं बनाया जा रहा है। अभी बीच में बैलाडीला जो बचेली है, बचेली में वहाँ की युवा धरना दिए, ना वहाँ का भाजपा का नेता गया, ना कोई गया। सुनने वाला नहीं है भैया इस सरकार में। अगर कोई भाजपा के खिलाफ बोले तो कार्रवाई, और कोई सुनने वाला रहे तब तो कोई बात अपनी रखेगा। आजकल बात रखने के लिए लोग डर रहे हैं, किसको बताएं हम जाके। वहाँ का विधायक नहीं सुनने वाला, ना कलेक्टर नहीं सुनने वाला। ऐसी स्थिति भाजपा के सरकार में हो गई है और वहाँ की तो उनके नेता है, कार्यकर्ता ही परेशान है, हमारा कोई नहीं सुन रहा है करके। तो फिर आम गरीब का कैसे उद्धार हो सकता है? गरीब आदमी अपनी बात कहाँ रख पाएगा जब उनके कार्यकर्ता ही रख नहीं पा रहे हैं। आपकी जो 5.5 करोड़ की जो संपत्ति है जिसे ईडी ने जब्त कर ली है, क्या वो छूट पाएंगे? क्या कांग्रेस का जो राजीव भवन है क्या वो भी छूट पाएगा? उसे भी ईडी ने जब्त कर लिया है। आज ये सवाल आपने पूछा तो ये आप बताइए
क्या बीजेपी के नेता भिखारी हैं क्या? आज बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाए हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं। हमने तो सिर्फ 1.5 करोड़ का घर और इतने साल से विधायक और मैं खुद जिला पंचायत में था या मेरा खुद का बिजनेस है, क्या 1.5 करोड़ का घर नहीं बना सकते? ये भाजपा के नेता दूध के दूल्हे और हम, समझिए आप, ये सिर्फ कार्रवाई और लोगों बोलते हैं ना कितना पैसा है, ये सब प्रोपेगेंडा है, झूठ फैलाया हुआ है। ये सारे चीज वापस मिलेगी, कानून पर हमें भरोसा है और हमने कोई गलत नहीं किया, इसीलिए पूरा भरोसा है। तो आप लड़ेंगे? लड़ेंगे, आप झुकने वाले नहीं हैं? बिल्कुल लड़ेंगे, झुकेंगे क्यों? अगर हमने गलत किया होता तो झुकते, डर लगता, लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। न्याय हमें जरूर मिलेगा और भाजपा नेताओं, हमारी जो भी घर अटैच की बात हो रही है वो जो वापस हमें जरूर मिलेगी। भाजपा नेताओं पर क्यों ईडी की कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या सभी नेता एकदम दूध के धुले हुए हैं जैसा कि आपने कहा? क्यों एक भी नेता ईडी के रडार में नहीं है? सुनो, तो इससे आपको नहीं लगता कि यार हम ही लोग को ईडी फंसाया की जा रहा है? कार्रवाई कब से तेज हुई? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी। वो चाहते हैं कि कोई अपने आप को दूध का दूल्हा समझते हैं और दूसरे पार्टी का नेता, जैसे आज हमारे बीच में नहीं रहे आपके महाराष्ट्र के मंत्री अजीत पवार जी, उनके ऊपर आरोप लगा। मोदी जी खुद जाके भाषण देते थे कि हम ये भ्रष्टाचारी इतना करोड़ का, जब भाजपा में गए तो दूध के दूल्हे हो गए। और भाजपा में जो रहता है वो दूध का दूल्हा है, बाकी दूसरा पार्टी का समझो क्या है। सिर्फ वही है कि भाजपा के नेताओं को बचाओ, दूसरे नेताओं को बदनाम करो, भाजपा में शामिल कराओ, शामिल नहीं होते तो जेल में डालो। यही नीति उनकी है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, आगे आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो चुनाव के समय में आप किसे मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे अपने पार्टी की ओर से? देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी की शीर्ष नेतृत्व तय करती है, हाईकमान तय करेगा। कुछ तो होगा वहाँ ना, के जो विधायक है, कोई तो होगा। जो विधायक दल में बैठक होगी, विधायक जिनको चुनेंगे वो प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। जो भी मुख्यमंत्री होगा वो कांग्रेस के नीति के अनुसार चलेगा। और आला कमान तय करता है, उसके बाद विधायक दल की बैठक में बस बता दिया जाता है कि ये नेता होंगे आपके मुख्यमंत्री। नहीं, तो जो फिर भी आपका पसंद कौन है कांग्रेस में? देखिए, आपकी पसंद कौन है? मैं आपको, भूपेश बघेल 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने अच्छा काम किया प्रदेश के लिए। आज अगर छत्तीसगढ़ हो, बस्तर की बात हो, पहला मुख्यमंत्री जिन्होंने छत्तीसगढ़वाद को एक जन्म दिया कि सबको लगता था, सबको गर्व होता था कि हाँ चलो हमारी सरकार आई, हमारा छत्तीसगढ़ियों की सरकार आई। तो आपकी पहली पसंद भूपेश बघेल है? नहीं, हम देखिए, जो मुख्यमंत्री बनेगा वो हमारी पहली पसंद होगी। जो भी बनेगा तो कांग्रेस का बनेगा, तो ये हमारी पहली पसंद है। हरीश लखमा की भूमिका क्या रहेगी? हरीश लखमा की भूमिका सिर्फ एक कार्यकर्ता की रहेगी। जो कार्यकर्ता काम करता है वही काम हम करते हैं। और हमारा तो कोंटा विधानसभा में है, कोंटा विधानसभा में वहाँ के विधायक को जिताना हमारा काम है। टिकट भले किसी को भी मिले, जिताना हमारा काम है, हम जिता कर लाएंगे। तो अभी ऐसा तो नहीं है कि दादी फिर से अंदर होने के उसमें रहे तो फिर हरीश लखमा को टिकट मिल जाए, ऐसा कुछ तो नहीं है? देखिए, वो तो समय बताएगा। ऐसा है नहीं कि फिर से अंदर होंगे। हमें तो पूरा न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि हमें पूरा भरोसा है। बाइज्जत बरी होंगे और जिनको भी टिकट मिलेगा उनके लिए हम काम करेंगे कार्यकर्ता के रूप में, और जिता कर लाने का काम हम करेंगे। क्या बस्तर में धर्मांतरण का विषय आज भी उठता है या फिर उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है बीजेपी सरकार में? ये भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदू का वो हितैषी समझने वाली, आज धर्मांतरण की बात हो,
आदिवासी तो हमेशा मांग किया कि आदिवासियों को आदिवासी कॉलम दिया जाए, धर्म कोड दिया जाए। अगर धर्म कोड मिला होता तो आज जो धर्मांतरण हो रहा है वो नहीं होता। ये धर्मांतरण सिर्फ एक मुद्दा है। कांग्रेस के सरकार में बहुत प्रोपोगंडा फैला है कि कांग्रेस में धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। मैं आपको बता दूं, ये जो 15 साल थे पिछले, उस समय सुकमा जिले की बात करें, कई चर्च खोला गया। उस समय ये भाजपा वाले चुप थे, और यही कांग्रेस के सरकार में एक भी चर्च नहीं खुला। उस समय इन लोग धर्मांतरण की बात करते थे और ऐसा प्रोपोगंडा फैला दिया कि कांग्रेस धर्मांतरण कर रही है, धर्मांतरण कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के जो चाल है कि धार्मिक भावनाओं को भड़काओ, तो ये धार्मिक भावना के अंतर्गत काम करते हैं। तो आज धर्मांतरण की बात करते हैं, हिंदू रक्षा की बात करते हैं, लेकिन जो हिंदुओं के सबसे मुख्य भगवान है जिसको हम मानते हैं, राम भगवान, राम की ननियाल चंदकुरी, उसको संवारने का काम किसने किया? भूपेश बघेल ने। कौशल्या माता का मंदिर बनाया, वहाँ पर देखो आज हमारा जो रामाराम है बस्तर में आदिवासी थोड़ा विरोध करते, देवगुड़ी जितने भी देवगुड़ी बनाए हम लोगों ने, क्योंकि देवी देवताओं पर आस्था रखता है आदिवासी। और राम कहते हैं कि राम भगवान उधर से सबरी राम गमन पथ है, राम गमन पथ में उसका भी डेवलपमेंट किया। और ये भारतीय जनता पार्टी लोग उसको ही संरक्षित, मतलब सुरक्षित नहीं रख पा रहे। आज हिंदू गाय की बात करते हैं, लेकिन आज गायों का कटाई हो रहा है। खुद हमारे भगवान जो हिंदुओं के शंकराचार्य जी ने खुद आरोप लगा दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी नहीं है। सिर्फ जब गाय की रक्षा ही नहीं कर पा रही तो किस बात के हिंदू की बात? ये सिर्फ ना, आज बताइए ना, एक भाजपा हिंदू धर्म में गाय को माता मानते, उसी गाय को बेचने वाले लोगों से चंदा लेने वाली पार्टी हिंदू पार्टी कैसे हो सकती है? आप गाय तस्करी की बात कर रहे हैं। गाय तस्करी की बात कर रहा हूं मैं। गाय तस्करी रोकने का बहुत प्रोपोगंडा अपनाते विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, आरएसएस के माध्यम से। आज गाय तस्करी हो रही है, गायों का बीफ कट रहा है, उन कंपनियों से पैसा ले रहे हैं, और इधर हम हिंदूवादी हैं और कांग्रेस धर्मांतरण करा रही है। ये सब प्रोपोगंडा करके आज राम जी जो हम सबके भगवान हैं उनको भी नहीं छोड़ा भैया। आज चंद्रकुरी हो जहाँ पर राम जी का ननियाल, उसको भूपेश बघेल जी ने संवारा, उसको भी बचा नहीं पा रहे हैं। आज राजिम में कुंभ मेला होता था, ठीक है, और ऐसे जगह पे उन्होंने वो कार्य किया कि वहाँ का पानी सुरक्षित रहे, उसको भी नहीं छोड़ा। ऐसे सिर्फ पैसा कमाने के लिए क्या क्या बना दे रहे हैं, स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। वहाँ का जो नर्मदा नदी है, नदियों का कुछ उनके एक विधायक का वीडियो वायरल हुआ, रोहित साहू का, वो नाराज हो रहे थे। तो उनका जो हमारी संस्कृति की बात करते हैं, हिंदू संस्कृति, उनको भी खत्म करने का काम कर रहे हैं और हिंदुओं के नाम पर वोट लेने की राजनीति कर रहे हैं। ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी पूरी तरह से। तो हरीश लखमा, क्या पिताजी से फादर और बेटे, फादर सन का इनसिक्योरिटी होता है जिसे हम बोलते हैं डर वाली भावना, तो डर वाली भावना है या फिर साथ में पापा कैसे हो, क्या हो, सब चलता है, ऐसा वाला है? कभी कभी डर भी लगता है, कभी कभी कैसे हो, मूड के हिसाब से, मूड के हिसाब से है कि नहीं? पापा का मूड कैसा है उस हिसाब से चलता है। बाकी कुछ बातें रहती है जो बात आपस में कर लेते हैं अच्छे से। तो आप लोग का एक ही घर है कि अलग अलग जगह रहते हैं? मैं सुकमा में रहता हूँ, पापा गांव में रहते हैं। अच्छा, गांव का नाम पापा? नागारास में रहते हैं। पापा नागारास में रहते हैं। और आप सुकमा में? मैं सुकमा में रहता हूँ, और मेरा जो बड़ा भाई है वो गांव में रहता है। अच्छा, आप कितने भाई हैं आप लोग परिवार? हम 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। और बहनें? बहनें 2 हैं, एक की शादी हो गई, एक पढ़ रही। अच्छा, और आपकी भी शादी हो गई? हाँ, मेरी शादी हो गई। पर्सनल लाइफ एकदम बढ़िया है? बढ़िया है, मस्त है।
मतलब आप भी एक नेता तैयार कर रहे हैं परिवार में? नहीं नहीं नहीं, नेता तो नहीं, लेकिन देखो कभी ऐसा परिस्थिति हो तो अलग मैटर है। बाकी मैं तो चाह रहा हूँ कुछ अलग करे, हम्म, क्योंकि जानते हो परिवारवाद आता है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि वो परिवारवाद में ना आए, कुछ अलग बात करे। है, क्या बात है। है ना, हाँ ये मेरी सोच है। हाँ। देखो आगे समय बताएगा कि क्या होता है। हाँ, अगर वो जिस खून से वो है तो हाँ। राजनीति करना स्वाभाविक है। स्वाभाविक है, वैसे लेकिन- उसको भी ज्यादा इंटरेस्ट राजनीति में नहीं है, इसलिए नहीं है। मैं भी चाह रहा हूँ कि थोड़ा अलग कुछ अलग करे। कि अगर सेवा के क्षेत्र में भी आए तो कुछ अलग ही करे, या फिर जो भी उसकी मर्जी वो करे, लेकिन तो अभी तक तो राजनीति में आए हम ऐसा नहीं चाहते अभी फिलहाल। तो कैसा लगा हरीश लखमा जी हमारे पॉडकास्ट में? बहुत ही अच्छा लगा। आपसे संबंधित हो, हमने सभी चीज़ पूछा आपके पर्सनल लाइफ में, शराब घोटाले से संबंधित। मेरा अभी भी कहना यही है कि क्या हरीश लखमा उस घोटाले में शामिल नहीं थे किसी भी तरह से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि विभाग के अधिकारियों तक को मैं नहीं जानता था कि कौन अधिकारी। मैं गांव में अपने सुकमा जिले में जिला पंचायत संभालता था और अपना काम देखता था बस। एक आरोप था कि जयंत देवांगन जो उनके ओएसडी थे, ईडी का कहना था कि जयंत देवांगन के थ्रू पैसे पहुंचाए जाते थे। इसमें किसकी सच्चाई है? ये सब अफवाहें थी और भाजपा का षड्यंत्र का हिस्सा है। समय जब हमारा आएगा, जब हमारी सरकार बनेगी, तब आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से बताऊंगा कि उस समय, आज के समय कितना पैसा किसको कहाँ पहुंच रहा है। अच्छा, आज के समय में जो भी आज के समय में जो भी हो रहा है वो हम बताएंगे ना। हमारी भी सरकार बनेगी तब बताएंगे कि कितना पैसा किसको कहाँ जा रहा है। मतलब आज जो हमें बदनाम करने के लिए जो भी लोग साजिश रच रहे उन हमारा भी समय आएगा तब बताएंगे। आप अगर बस्तर में एक नेता के रूप में उभरते हैं, चाहे वो कोंटा ही क्यों ना हो, क्या करिएगा आप? आज बस्तर में 12 सीट में से 8 विधानसभा में भाजपा के विधायक हैं। आज बताइए बस्तर का ऐसा कौन आदिवासी समाज खुश है? आप बताइए। नहीं, देखिए, आदिवासी कहीं ना कहीं लड़ाई तो लड़ रहा है, तो आप उन्हें कैसे खुश करेंगे? हम उनको खुश करेंगे, हमारा पहला लक्ष्य होगा उनकी खुशी। आज उनको रोजगार से जोड़ेंगे। उनका जो तेंदुपत्ता का नीति है, अनेक योजनाएं हैं, पेशा कानून है, उनको जो रोजगार मिलना चाहिए, उनका संस्कृति कैसे बढ़ाएं, वो सारे बढ़ाकर हम उनको खुश करने का काम करेंगे। एक रैपिड फायर राउंड है जिसमें आपको एक बार में जवाब देना है। चलो दे पाते हैं कि नहीं देखते देंगे, देंगे। आपका दिल कहाँ बसता है, जंगल में या शहर में? दिल तो जंगल में बसता है, क्योंकि मैं आदिवासी हूँ। हाँ। आदिवासी संस्कृति की एक चीज जिसे दुनिया को जरूर सीखना चाहिए, कोई एक संस्कृति बताइए। देखिए, आदिवासी का जो पूजा पद्धति है, हमारे जो पूजा पद्धति है उसको सीखना चाहिए। ढोल नगाड़ा या फिर डीजे पसंद है? ढोल भी पसंद है, कभी कभी डीजे भी पसंद है। एंजॉय कर लेते हो? एंजॉय करने का जब मौका मिले तो डीजे भी कर लो। अच्छा, बस्तरिया डांस, मेरे मन से पूछ रहा हूँ एक और, बस्तरिया डांस अच्छा लगता है कि और भी बहुत सारे नृत्य होते हैं वो? मुझे तो आता नहीं, सिर्फ बस्तरिया डांस के अलावा बस्तर डांस अच्छा लगता है। बस्तरिया डांस अच्छा लगता है। महुआ या कॉफी? गांव में तो महुआ, लेकिन कॉफी अभी थोड़ा सा शहर में आए तो कॉफी पी लेते हैं। शहर में शहर का, और बाकी गांव में तो महुआ। अच्छा, मेला मड़ाई या फिर फेस्टिवल त्योहार? दोनों। मेला भी, क्योंकि मेला हमारी संस्कृति है, और मड़ाई फेस्टिवल शहरों का फेस्टिवल नहीं, जो हमारे जो त्योहार होते हैं वो। भूपेश बघेल या कोई और कांग्रेसी नेता, पहली पसंद क्या है? देखिए, जो
हाई कमान जिनको भी सौंपेगा हमारी पहली पसंद होगी। नेता के तौर पे बता दो। नेता तो भूपेश बघेल जी भी हैं, टीएस सिंहदेव जी भी हैं, चरणदास महंत जी भी हैं। पापा का, आपके पापा का सबसे सख्त नियम कौन सा है घर पे? उनका सबसे सख्त नियम सुबह उठना हम्म और नहा अपने काम पे लग जाना। और आपका? मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह उठूँ और थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लूँ, वो मेरा एक रूटीन रहता है। अगर राजनीति में नहीं होते तो क्या होते आप? मैं राजनीति में नहीं होता तो बिजनेसमैन होता। मेरे को शुरू से बिजनेस करने का, किसानी का? किसानी का नहीं। बिजनेस क्या है आपका? मेरा बिजनेस है मशीनों का, हम्म गाड़ी घोड़ा का बिजनेस है। अच्छा। बाकी खेती का काम मेरे भाई करते हैं। तो हरीश लखमा जी, आपके लिए एक ऑर्डर भी है या फिर रिक्वेस्ट बोल दीजिए। हमारे आदिवासी बैकग्राउंड हमने आपको दिया है। मैं जब पहले आया ना सबसे पहले देखा और ये चीज मैं पूछने ही वाला था, बहुत अच्छा लगाया आपने। हाँ। हमारी संस्कृति को एक अलग अलग हम लोग दिखाने कोशिश का काम करते हैं कि नहीं, अलग नहीं। अलग गेस्ट के हिसाब से हो। तो आदिवासी बैकग्राउंड आपको दिया है। द पीएस शो के लिए आप आदिवासी भाई बहनों से क्या अपील करेंगे? इस शो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये आपको बोलना है। मैं आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से मेरे आदिवासी भाई बहनों को नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के मेरे नौजवान साथियों से निवेदन करता हूँ कि द पीएस शो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक करें, शेयर भी करें। और क्योंकि ये सच्चाई दिखाते हैं, अपनी बात को दमदारी से मतलब प्रश्न पूछते हैं, अच्छा लगता है। मैं बहुत आपका शो देखता हूँ। अरे अभी 2-3 ब्रॉडकास्ट आया था तो मैंने आपका देखा। हाँ, फिर मिलना तो चाह रहा था, लेकिन आज ऐसा हुआ कि मिल लिए, सहयोग बन गया। हाँ। और बस यही है, बेहतर बस्तर की परिकल्पना को लेकर काम करना है और आदिवासियों के लिए जो उनको अधिकार मिले, उन अधिकार मिले, इसके लिए हम काम करेंगे। तो ये थे हरीश लखमा, कवासी लखमा के बेटे। एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट में इन्होंने सब बात की है, शराब घोटाले को लेकर के बात की है, आने वाले इनकी नीतियों के लिए बात की है, बस्तर की आवाज़ के लिए बात की है, आदिवासी भाई बहनों के लिए बात की है। तो अगर ये शो आपको पसंद आए, पर्टिकुलर यही शो के लिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और बताइए कैसा लगा ये शो। और उसके बाद जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगला गेस्ट इस सीट पे आपको कौन चाहिए वो भी आप ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय जोहार, जय जोहार, जय बस्तर, जय बस्तर। जय बस्तर।